नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी मौसम में चुनावों के चर्चित चेहरों को आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। और आज क्योंकि हम दिल्ली में हैं और नई दिल्ली का जो सबसे चर्चित चेहरा है इन चुनावों में, वो आज एनडीटीवी के दफ्तर में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है बांसुरी जी। बहुत धन्यवाद सुमित भाई। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? आपको चोट लगी थी कैंपेनिंग में? जी, ईश्वर की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हूँ। कॉर्निया में इंजरी थी, लेकिन अब सब दिख रहा है। ज्यादा तो नहीं दिख रहा है? इतना दिख रहा है कि लक्ष्य भेदन आसान हो जाए। आइए चलते हैं। आपका स्वागत है एनडीटीवी में। और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बांसुरी यहाँ पर एनडीटीवी में काम भी कर चुकी है। जी, कब की बात है ये? जी, मैं स्कूल में थी, मेरी पहली समर जॉब यहाँ पर थी। और बस इन सीढ़ियों से, इस दफ्तर से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ हूँ। मैंने एनडीटीवी के लिए बड़ी वायर्स उठाई हैं, तो स्टेज मैनेजमेंट का जॉब दिया गया था। कितनी सैलरी लेके गई थी यहाँ से? 3000 रुपये जाके, अब उसी से बैंक अकाउंट खोला था पंजाब नेशनल बैंक में। आज आप वापस चोरबाग ब्रांच। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। जी। ऐसी तमाम सीढ़ियाँ अभी जिंदगी में आपको और चढ़नी है। कैसी तैयारी है? जी, बस लक्ष्य की तरफ, अर्जुन की तरह, बस केवल मछली की आंख पर कंसंट्रेट कर रही हूँ। क्या चांसेस लग रहे हैं? अब तो करीब 50 दिन हो गए कैंपेनिंग करते हुए। 2 मार्च को लिस्ट आई थी जी। आज 20 अप्रैल हो रहा है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आइए, ये बीजेपी का नारा बहुत प्रचलित हो गया है, 400 पार, मोदी सरकार। लेकिन अब सब लोग मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। देखिए, तो बांसुरी जी को मैं क्यों वोट दूं अगर मैं आपका वोटर हूं तो? सबसे पहली बात, इसमें 3 बातें। सबसे पहली बात तो अब की बार 400 पार नारा नहीं है, ये संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। और रही बात कि ये नेशनल इलेक्शन है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। और आप देखिए कि मोदी सरकार और हम लोग कितने ज़्यादा आश्वस्त हैं हमारे काम में। पिछले 1 दशक का एक रिपोर्ट कार्ड है। मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है। जो कहा वो किया। 33% आरक्षण लेकर आए महिलाओं के लिए विधानसभा और पार्लियामेंट में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। सीएए लेकर आए। आप देखिए, जो धारा 370 हटाई। जो कहा वो किया। तो जब वचन पूर्ति करी है तो वोट तो इसी पे मांगेंगे ना। अब क्योंकि आपने राष्ट्रीय मुद्दे उठा लिए हैं, मैं नई दिल्ली पर बाद में लौटता हूँ। क्योंकि आपने राष्ट्रीय मुद्दे उठा लिए हैं और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मेरा सवाल आपसे यही था, अब दक्षिण भारत में बीजेपी कैसे इनरोड्स बनाएगी? और ये सवाल स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए इसलिए पूछा कि आपकी माता जी सुषमा जी दक्षिण भारत में गई, बेल्लारी से चुनाव लड़ी, चुनौती दी थी सोनिया गांधी को उस ज़माने में। अब आपको लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। और आपने माँ का जिक्र करा, तो आप जानते हैं कि उस इलेक्शन के बाद कमल दक्षिण भारत में खिला था। और अब आप देखिएगा, भारत की जनता दक्षिण भारत में भी भाजपा की झोली भर कर भेजेगी। 130 सीटें हैं 4 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का। कितना एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी? पिछली बार केवल 29 थी 130 में। देखिए, ऐसा है, ज्योतिष ज्ञान की तो मैं ज्ञाता हूँ नहीं, लेकिन हाँ, आत्मविश्वास से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास है, सेल्फ अश्योरेंस है। और ये सेल्फ अश्योरेंस या ये आत्मविश्वास काम कर आया है। आप ये देखिए, हम लोग बिल्कुल भी नकारात्मक कैंपेन नहीं कर रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे। हम केवल ये कह रहे हैं 10 वर्ष तक काम करा है, ये है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड, इस पर वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन आपको पता है ना, आप शायद इसको समझ भी रही हैं कि आप नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है। इस सीट से वाजपेयी जी सांसद रहे, आडवाणी जी सांसद रहे। उस सीट पर आपको लेकर आया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके इस, मैं कह सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, नए नवेले कंधों पर दी जा रही है, जो बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़ने आया है। बिल्कुल बुरा नहीं मानती। 2 बातें कहूँगी। पहली बात तो चुनाव है, कोई भी सीट ना हाई प्रोफाइल होती है ना लो प्रोफाइल होती है। सभी सीटें महत्वपूर्ण होती हैं, सभी मतदाता देवतुल्य होते हैं। और मुझसे पहले जो यहाँ पर आए स्टॉलवर्ड्स, आप जानते हैं उनमें और मुझ में समानता क्या है? क्या? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं पर और विकसित भारत के एक विजन पर। आप ये देखिए, जो विकसित भारत का संकल्प पत्र आया है, बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर आया है।
भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, भारत को इनोवेशन हब बनाने की बात हो रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत को एक वर्ल्ड लीडर बनाने की एक विजन है और इसके तहत 1.25 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही इनॉग्रेट हो गया है। तो मैं जानती हूँ कि जनता का बहुत विश्वास है इन सब बातों पर। नई दिल्ली की सीट है, यही रुकते हैं थोड़ी देर। न्यूज़ रूम देखिए हमारा, एनडीटीवी का न्यूज़ रूम, आपको पुरानी यादें शायद ताज़ा हो जाए। बिल्कुल, बहुत दौड़ी इसमें। और आपके यहाँ पे पीछे कैबिन्स हैं, क्यूबिकल्स हैं, जहाँ पर आप नहीं इधर या इधर, मुझे याद है कि पीछे जाके छोटे केबिन्स हैं जहाँ पर टोंडो करके आपका एक ब्रेकफास्ट शो आता था। उसकी मुझे खूब सारी अनएडिटेड कैसेट्स मिलती थी तब, उनको मुझे निरंतर वॉच करके फिर उसमें बताना होता कि ये क्या है, ये ठीक है वगैरह। तभी तय किया था कि एक ज़माने में पब्लिक फिगर बन जाना है? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। तब तो स्कूल में थी, मैंने कहा ना समर जॉब थी, इंटर्नशिप कर रही थी। आप बाहर से पढ़ के आई, आपने मास्टर्स किया, फिर आपने लॉ किया, फिर आप हिंदुस्तान लौटी, फिर आपने अपनी लॉ फर्म खोली, आपका चेम्बर है, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, इतना कुछ कर चुकी हैं इतनी सी कम उम्र में, राजनीति में क्यों आई है? जी, राजनीति में लाया गया है। किसने? जी, शीर्ष नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी। आपका मन नहीं था? मेरे विचार में कहीं नहीं था, लेकिन हाँ, अब जब ये जिम्मेदारी और ये दायित्व दिया गया है तो उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ। पर आप जानते हैं, वकालत और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। जब आप वकालत करते हैं तो आप एक व्यक्ति या एक परिवार, उनकी ज़िंदगी में आप कोई ना कोई डिफरेंस ला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स देती है कि आप उसको, उस सेवा के भाव को एम्पलीफाई कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा और बड़े स्तर पर कर सकते हैं, और उसीलिए आई हूँ। सुषमा जी, आपके फादर वो भी बड़े वकील, क्या वहीं से वकालत का डीएनए में आया? मुझे लगता है कि कई उस समय काफ़ी अलग अलग चॉइसेस थी, वकालत थी, जर्नलिज्म के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वकालत एक ऐसा मैं खास करके लिटिगेशन में जाना चाहती थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वकालत करनी चाहिए और कोर्ट जाना चाहिए। वैसे भी आई लव बीइंग अ लॉयर। तो प्रैक्टिस जारी रहेगी? अगर सांसद बन गए उसके बाद भी कैसे होगा? टाइम कैसे डिवाइड करेंगे? अरे, मैं महिला हूँ भाई, हम महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग, आप देख लीजिए। और वैसे भी मुझसे पहले कई दिग्गज आए हैं जो सांसद भी थे और बहुत अच्छे वकील भी थे। वकालत तो करनी पड़ेगी ना, अपनी रोजी रोटी जो कमानी है। सांसद को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है आज की डेट में। यहाँ पर पैसा कमाने थोड़ी आई हूँ। घर में हम हैं ही 2.5 बंदा, एक पापा, एक मैं और एक हमारे 4 बरस के लैब्राडोर लड्डू। ज्यादा नहीं चाहिए। लड्डू नाम बड़ा प्यारा है उसका। बेसन के लड्डू जैसा दिखता है, गोल्डन कलर का है ना, मोटू सा। अब कमिंग बैक टू न्यू दिल्ली, सोमनाथ भारती से मुकाबला है आपका। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के इस बार चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है? जी नहीं, और विनम्रता से कहूँगी। देखिए, जहाँ तक सोमनाथ जी की बात है, मैं हमेशा कहती हूँ बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए। और रही बात इनकी युति की, इस अलायंस की, तो इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, इस युति के कारण माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है। उन्होंने तो शपथ खाई थी, वो भी अपने बच्चों के जीवन पर, कि वो कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न लिया और जब उन्होंने गठबंधन करा तो ये हो गया कि भाई अपने बच्चों के जीवन पे ली हुई शपथ का भी महत्व नहीं है, और कहीं ना कहीं ये गठबंधन स्वार्थ की धुरी पर टिका हुआ है। और विनम्रता से कहूंगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या इंडिया अलायंस गठबंधन धर्म निभाते निभाते राष्ट्रहित और राजधर्म दोनों की बलि चढ़ा देते। 2 सवाल। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के जेल जाना, उन्होंने कैंपेन दिया, शुरू कर दिया है, वोट दो जेल के नाम पर, जेल को तोड़ने के लिए ऐसा कुछ नारा उन्होंने दिया है। तो आपको लगता नहीं कि सिंपैथी की हमदर्दी पाने की कोशिश कर रही है? नहीं, तो फायदा हो सकता है? जी, फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, वो सिंपैथी पाने का एक बनावटी स्वांग जरूर रच रहे हैं सहानुभूति के लिए, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। खास करके जो अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें ये देखिए कि वो बेल की अर्जी नहीं थी, वो एक ऐसी अर्जी थी जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं लगाई थी, और इस तय ये करना था, प्रेयर ये थी कि उनकी अरेस्ट इलीगल है या नहीं। इसका मतलब है माननीय केजरीवाल जी चाहते थे
कि कोर्ट एक एक सबूत को अच्छे से जांचे, जो कोर्ट ने करा। और जांचने के बाद कोर्ट का फैसला क्या आया? पहला, कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप में कन्वीनर होने के कारण भी उन्होंने किकबैक्स लिए शराब नीति में, शराब घोटाले में, और उनकी अरेस्ट लीगल है, जायज़ है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनता में है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आपको लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है? लगातार आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर भले ही वो लोकसभा नहीं जीत पा रहे हैं, पर विधानसभा में उनकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। इनफैक्ट एमसीडी भी उनके पास है। आप देख लीजिएगा 2025 का रिजल्ट, दिल्ली की जनता जाग उठी है। अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के चक्कर में माननीय केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2002 करोड़ से अधिक घोटाला करा है और दिल्ली की जनता को ठगा है। एक इल्ज़ाम और लगाया, आइए हम लोग लेट्स गो टुवर्ड्स एडिट बेस। Please. ये न्यूज़ रूम है। कुछ बच्चे आपसे सवाल ही पूछना चाहते हैं। मानसी पूछना चाहती है सवाल? मैं आगे पूछता हूँ। कम प्लीज़। हाय मानसी। हेलो मैम, मेरा नाम मानसी। मानसी एंकर करती हैं। मानसी हमारा सारा प्रोडक्शन का काम देखती हैं। मानसी बहुत अच्छी कॉपी लिखती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा वॉइस ओवर करती है। और सरल सवाल भी पूछती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अरे मैं चोट लगी थी। अरे हाँ, मैंने देखा था। सबसे पहले तो अब आप कवर ठीक हो। हुई हैं तो जी बिल्कुल बेहतर बिल्कुल, है। सब दिख रहा है। मैं पूछना चाहूँगी कि मैम इस समय फिलहाल देखिए दिल्ली की जनता जो है उन सबकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर पड़ी है कि केजरीवाल फिलहाल जेल में है, मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। साथ ही साथ ये है कि ये बात भी उठ रही है कि बीजेपी जो है लगातार एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, और केजरीवाल को इसलिए पीछे डाला गया क्योंकि जो बीजेपी के जो नेता हैं ये कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि उन्हें बीजेपी से डर लगता है। इस चीज़ को देख के आप, इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपका क्या कहना है? इसमें 3 सवाल है, तीनों का जवाब देती हूँ। सबसे पहला, रही बात डर की, तो पहले आखिरी सवाल से ले। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने विधानसभा चुनावों में 200 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे और एक भी सीट पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई। यहाँ तक कि भारत की जनता ने नोटा को ज़्यादा प्रेफर करा, तो डर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रही बात माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट की, ये जो परिस्थितियां हुई हैं उनकी अरेस्ट की, इसके निर्माण के निर्माता या इसके जिम्मेदार पूरी तरह केजरीवाल जी स्वयं हैं। पहला जो समन आया था वो 2 नवंबर 2023 को आया था। तब तो लोकसभा चुनाव कहीं आसपास भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अजीब अजीब से बहाने बनाए। वो तो विपासना की वर्कशॉप के लिए जा रहे थे 10 दिन के लिए। 9 समन्स का निरादर करा है। पीएमएलए लॉ बहुत क्लियर है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट ये कहता है कि अगर आपको समन दिया गया है तो आपको जांच में जुड़ना अनिवार्य है। लेकिन आप जब जब जांच में नहीं जुड़ते हो, समन का निरादर करते हैं, तो आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत एक नया ऑफेंस अपने विरोध में खड़ा कर देते हैं। तो जांच एजेंसियों को विवश करा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। रही बात, तो तीसरा सवाल आप बोल रहे थे, देखिए मैंने इसका जवाब अभी दिया है, माफ करिएगा थोड़ा सा रिपीट होगा। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर से पहले सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया जी की बेल 7 बार रिजेक्ट हुई थी, जिसमें जुडिशियल फाइंडिंग थी कि 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी लीडर्स ने लिए हैं। अब जो पिटिशन केजरीवाल जी ने लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो इसलिए थी कि भाई उनकी अरेस्ट इलीगल है। कोर्ट ने सारे तमाम सबूत देख के क्या कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से किकबैक लेने में इन्वॉल्व थे, उनकी बहुत अहम भूमिका थी, और इसीलिए कोर्ट ने ठहराया कि उनकी अरेस्ट लीगल थी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। थैंक यू मानसी, बैठो। आपके ऊपर ये पर्सनल एलिगेशंस लगाए कि आप देशद्रोही लोगों के मुकदमे लेती हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने ललित मोदी के मुकदमे लड़े। आपके लिए कहा गया कि आप इस तरह के मुकदमों के साथ जुड़ी रही हैं, ऐसी संस्थाओं के साथ जिन्होंने देश के विरोध काम किया है। इसके लिए क्योंकि वो आप उनको देशद्रोही कहते हैं, वो आपको देशद्रोही पेंट करने, आप मतलब पार्टी को देशद्रोही पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या काउंटर है? 2 बातें बोलूंगी। पहली बात तो आप कीचड़ फैलाते रहिए, मैं कमल खिलाती रहूंगी।
और दूसरा, इनकी रिसर्च टीम बहुत वीक है, इनको गलत फैक्ट्स देते हैं। मैंने पहले भी मीडिया के थ्रू ये बोला गया है, आपके माध्यम से दोबारा निवेदन करती हूँ, जब भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स को, चाहे वो माननीय आतिशी जी हो, माननीय सौरभ भारद्वाज जी हो या माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी हो, मुझ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, एक फ़ोन कॉल कर लीजिए, सारे तथ्य मैं बता दूंगी, सारे ऑर्डर्स मैं दे दूंगी। मेरे साथ विमल आ गए हैं। विमल हमारे कैसे स्पोर्ट्स विमल जी? एडिटर हैं और विमल बहुत देर से एक सवाल पूछना चाहते हैं। खिलाड़ी आदमी है, खेलों की चिंता करते हैं। जी नहीं, आपके घोषणा पत्र में भी है 2036 का जो ओलंपिक्स जी। है। ये दो सवाल है, एक तो कितना सीरियस है, क्योंकि 7-8 साल पहले जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो वो हासिल नहीं कर पाए। दूसरी बात कि क्या अहमदाबाद ही प्राइम शहर होगा या जहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली है, उड़ीसा है, भुवनेश्वर है, वो भी शहर उसके आपके मतलब सोच में है वो? ओलंपिक्स बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरी संजीदगी से ये संकल्प लिया गया है, मैनिफेस्टो नहीं है, संकल्प पत्र है। तो इसका मतलब है हमने संकल्प ले लिया, अब मोदी की गारंटी है संकल्प को सिद्धि तक तो लेके ही जाएंगे। और रही बात कहाँ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप संकल्प पत्र में देखिए, वहाँ पे लिखा गया है कि पूरे भारत में और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करा जाएगा। लेकिन हाँ, अब क्या होगा भविष्य में, उसकी अभी मैं यहाँ पर जी भविष्यवाणी नहीं कर सांसद तो बन जाए। नहीं जी, लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगी अभी। बीजेपी सीरियस दिख रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, जितना स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनसे पर्सनली पीएम मिल रहे हैं, हर एक खिलाड़ी को, मतलब स्पोर्ट्स पे पैसे भी खर्च 3000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुए हैं। मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगी, अगर कोई बात हमारे संकल्प पत्र में आ गई है तो फिर वो मैनिफेस्टो का प्रॉमिस नहीं है, वो संकल्प है, उसको सिद्धि तक हम अवश्य लेके जाएंगे। राठौर जी सवाल पूछना चाहेंगे? ये विचित्र जी हैं, नमस्कार, विचित्र कैसे राठौर। विचित्र? सवाल हाँ बिल्कुल पूछिए। वो नहीं पूछना चाहते। नहीं पूछना चाह रहे तो तारीफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तारीफ भी नहीं करना चाहते वो, आप उनको क्यों ऑन द स्पॉट? नहीं, पत्रकार हैं तो सवाल तो देखिए, आपकी चाय में भी व्यवधान डाल रहे हैं। नहीं, कोई व्यवधान नहीं है। चाय पे चर्चा तो बीजेपी में ज़्यादा होती है, हम लोग तो पीते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इस बात के लिए कि 25 साल पहले जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे और आपकी मां को देखते थे तो उनकी बहुत कुछ झलक आप में दिख रही है। बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल कॉपी। बहुत बहुत हाँ, और उस समय सुषमा जी एक बहुत नपातुला और सबसे शालीन वक्ताओं में से थी संसद में, और उनको हम लोगों ने सुना है। इस चुनाव में जब आप भी चुनाव मैदान में, वो भी चुनाव लड़ी हैं और काफ़ी उन्होंने चुनाव जीते हैं, काफ़ी क्या जब भी लड़ी हैं जीती ही हैं, और विधायक से लेकर के सांसद तक। ऐसी कौन सी खूबी है उनकी जो आप अपने में पाती हैं, और ऐसी कौन सी कमी जो है जो आपको लगता है कि उनमें थी और आप में नहीं है? कमी तो ये कि वो यहाँ नहीं है। नहीं, वो तो एक राजनीतिक कमी, आपका व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक कमी भी है। मैंने वो कमी जो उनमें खूबी थी, जो कमी आप अपने में पाती हैं, और उनकी वो खूबी जो आप अपने में पाती हैं। देखिए, कमी तो पहले ही बोल देती हूँ, वो खांचा ईश्वर ने तोड़ दिया जिसमें उन्होंने सुषमा स्वराज बनाई थी। तो इसलिए तुलना तो करने का मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। देयर इज़ ओनली वन सुषमा स्वराज, और माँ शारदा की असीम कृपा थी माँ पर। रही बात खूबी, तो खूबी में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सब बच्चे अपने माता पिता के संस्कारों का सार होते हैं, और ख़ास करके माँ जो होती है उनका ज़्यादा योगदान होता है किसी के भी व्यक्तित्व को गढ़ने में। एक बात है जो उन्होंने मुझे मूल मंत्र दे रखा है, जिससे मैं जीती और मरती हूँ, निर्भीक रहो, अपना काम करो और बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी में दो ही पहलू हैं, या कृष्ण इच्छा या कृष्ण कृपा। मैं आपसे जी सॉरी एक सवाल अब पॉलिटिकल हाँ पूछिए ना। कि आप चुनाव पीएम मोदी की गारंटी पर लड़ रही हैं या अपनी गारंटी पर? मैं केवल एक कमल का फूल हूँ। ये इत्तेफाक की बात है कि इस प्रत्याशी का नाम बांसुरी स्वराज है। ये चुनाव मोदी की गारंटी का चुनाव है। आइए आगे चलते हैं। आप अच्छा सॉरी सवाल पूछते थे ऐसे बोल। हाँ बिल्कुल आओ ना। ये करमवीर हैं, जानते हो मेरे नानके से, अम्बाला से। मैम हरियाणा से हूँ, आपको बताएं। छोटा सवाल जल्दी से। छोटा सा देखो, विष्णु हरियाणा घूम और रहे हैं। पंजाब में विष्णु मैम घूम जो रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के जो युवा हैं वो रोजगार की तलाश में इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इवन इजराइल वगैरह देश में जा रहे हैं। तो युवाओं को रोजगार ऐसा मिले जिसमें वो अपना भरण पोषण कर सके, अपना परिवार को अच्छा सा पाल सके, इसके लिए आपका क्या मतलब कि प्लान होगा?
अगर आप देखें तो हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें आप देखेंगे कि स्टार्टअप के एवेन्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम पीएम सूर्य घर जैसी एक योजना देखें उसमें भी आपको ये बोला जा रहा है कि आपके घर के ऊपर सोलर पैनल्स में लगेंगे, उसके बाद मुफ्त बिजली आएगी, जो बची हुई बिजली है उसको भी आप बेचकर आमदनी ले सकते हैं। ये सारे के सारे आयाम जो है नए रोजगार जनरेशन के आयाम है। रही बात नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लिए, तो मेरा एक बहुत ही चहीता प्रोजेक्ट है। मैं एक स्टार्टअप हब बनाना चाहती हूँ जो युवाओं पे केंद्रित होगा, जो महिलाओं पे केंद्रित होगा, जहाँ पर हम लोग स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और लखपति दीदी इन 3 योजनाओं से प्रेरित होकर एक ऐसा हब बनाएंगे जहां आप केवल एक आइडिया मात्र लेकर आइएगा, उसके बाद उस आइडिया को फलित करने के लिए जो भी आपको ज्ञान चाहिए वो सारा एक छत के नीचे मिलेगा। हम बताएंगे आपको कि डेक कैसे बनाना है, इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, आपका आइडिया वायबल कितना है, एक छत के नीचे। और हाँ, अगर आप लखपति दीदी से इंस्पायर होकर SGH लाना चाहती हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। आत्मनिर्भरता से हम लोग भारत के युवा को और महिलाओं को आर्थिक रूप में सशक्त करने का एक ये बहुत बड़ा प्रयास होगा। आगे चलते हैं। एक चीज़ और, ये एडिट बे का तरफ है, उस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी। 1-2 बच्चे वहाँ हैं, वो आपसे सवाल ही पूछना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल, आपका नाम बांसुरी है, मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा, क्योंकि सुषमा जी कृष्ण उपासक थी जी। कृष्ण जी के लिए बांसुरी उनकी सबसे प्रिय थी, जी। इसीलिए आपका नाम बांसुरी हुआ। जी तो आप खुद कृष्ण उपासक हैं या आप शिव भक्त हैं? नहीं, मैं कृष्ण उपासक हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना कि शंभू और नारायण अलग थोड़ी हैं, एक दूसरे की उपासना तो वो भी करते हैं। क्योंकि आप बहुत अच्छा शिव तांडव गाती हैं। वो मेरी माँ ने सिखाया था मुझे। शिव तांडव के अलावा कुछ और भी है भक्ति की? जी, उन्होंने काफी चीजें सिखाई तो थी, कुछ लेकिन कुछ बताइए। मैं शिव तांडव ही हो जाए तो फिर मुझे जूते उतारने पड़ेंगे। एक मिनट। अच्छा, फिर तो मुझे भी उतारना पड़ेगा। अच्छा चलो आइए, आगे आइए। अब तो मैंने उतार दिए। अच्छा, जस्ट वेट, हम भी शूज उतार देते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं जी हाँ। 5 बरस की थी जब 16 पद शिव तांडव स्तोत्र के माँ ने याद करवाए थे, कंठस्थ करवाए थे। तो बस आपके माध्यम से शंभू और माँ पार्वती के चरणों में अर्पित करती हूँ। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवे शिवं जटा कटाह संभ्रम भ्रमण लिलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः स्फूर्दगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। फिल्में देखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल देखती हूँ। कौन फेवरेट फिल्म है, कौन सी? उरी। इट वॉज द लास्ट फिल्म जो मैंने माँ के साथ देखी थी। और कौन फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? एक्टर में एक तो मुझे पंकज त्रिपाठी जी बहुत ज़्यादा पसंद है और शाहरुख खान जी, ये दोनों मेरे फेवरेट होंगे। और एक्ट्रेस फिलहाल मुझे याद है जब मैं ग्रो अप कर रही थी तब काजोल मेरी फेवरेट हुआ करती थी। आजकल फेवरेट एक्ट्रेस अभी दिमाग में नहीं आ रही है। कब से फिल्म नहीं देखी है? चुनाव प्रचार जब से शुरू हुआ है तब से। फेवरेट पास टाइम क्या है? I know my favorite actress because I saw this incredible movie. There are 2 incredible movies. एक है क्वीन और दूसरी है मणिकर्णिका। तो सब आपको बीजेपी वाले लोग ही पसंद है? पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी वाजपेयी की, मणिकर्णिका और कंगना ने फिल्म की। पंकज त्रिपाठी जो हैं वो बहुत ज्यादा सब अच्छे बीजेपी हैं। के लोग ही पसंद है आपको। अब मैं क्या करूँ, सारे हीरे हमने बटोर के रखे हैं। तो मैं कहूँगी फेवरेट एक्ट्रेस होंगी कंगना रनावत। अच्छा, एक लास्ट सवाल, उसके बाद विष्णु का आपको इंटरव्यू करना है, विष्णु का टाइम हो रहा है, और वो ये कि कितनी अश्योर्ड हैं कि आपकी विक्ट्री का मार्जिन क्या होने वाला है? क्योंकि आप अश्योर्ड हैं तो मुझे दिख ही रहा है, लगातार आप हम आधे घंटे से बात कर रहे हैं, कितना बड़ा मार्जिन करने वाली? क्या मीनाक्षी लेखी जी का रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि वो देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस वक्त कांग्रेस और आप अलग लड़ रहे थे, इस वक्त कांग्रेस और आप एक साथ हैं। मैं केवल एक बात जानती हूँ, अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। बाकी इन सब आंकड़ों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। भले 1 वोट से जीते। हाँ, संसद तो पहुंच जाऊंगी। जनसेवा का तो मौका मिल जाएगा 1 वोट से भी। देखिए, ये सारे के सारे झूठे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं।
बस मैं ये जानती हूँ मेरी पार्टी और हमारे नेता ने संकल्प लिया है अब की बार 400 पार। वो जो दायित्व है ना मेरे कंधों पर, वो दायित्व बराबर का दायित्व बाकी 6 पर भी है। दिल्ली के हम 7 कमल हैं, मिलकर खिलेंगे। लेकिन सब चीज़ अब हर चीज़ मोदी जी पे छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हैं, कि सारी मेहनत तो मोदी जी कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर हम जीत जाएं। बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, वो लीनियंसी तो नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सच बता रही हूँ, हम तो केवल सेवा का अवसर मांगने आए हैं। और अगर हम हमारे यशस्वी नेता का अगर हम आवाहन करते हैं तो वो एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। हम सब मिलकर एक सशक्त भारत और एक विकसित भारत के लिए संकल्पित होकर प्रतिबद्ध होकर काम करने वाले हैं। चलिए, हमारी शुभकामना है। आइए, थैंक यू सो मच बासुरी जी आने के लिए, बात करने के लिए। हाँ, विष्णु जी के पास ले जाइए। थैंक यू सो मच। बासुरी हमारे साथ थी, बासुरी अब वापस जा रही हैं। और Thank you. मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप 4 जून को हमको फिर से मिलेंगे। 4 जून को नतीजों के दिन पे आप हमको फिर से टाइम देंगी और ज़रूर एनडीटीवी को आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज़रूर समय दीजिएगा। जी, मैं प्रयास करूँ, क्योंकि ऐसे प्रॉमिसेस मैं कभी नहीं देती जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, प्रयास का प्रॉमिस मैं ज़रूर देती हूँ। चलिए, ठीक है, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बासुरी स्वराज हमारे साथ थी, नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और उस प्रेस्टिजियस सीट पर जिस पर वाजपेयी जी और अडवाणी जी भी सांसद रह चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।